कैसे हो गालिब हेलो। भाई? हाँ भाई, कैसे हैं जी आप? बड़े दिनों बाद आए हैं आज आप हैं। हाँ, मैं भी इसीलिए आज आ गया। मेरे को लगा काफी दिन हो गए, थोड़ी सी बात हम भी कर लेते हैं आज। अच्छा, और क्या बात एक करेंगे? दो छोटी छोटी बातें करूंगा। एक बात जो मैंने अभी रिसेंटली जो है, मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी। आपने डैन गिब्सन का नाम सुना है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल डैन गिब्सन का नाम क्यों नहीं सुनिएगा। हाँ, मैंने उस बंदे की डॉक्यूमेंट्री देखी। वैसे तो मैं रिलीजन के बारे में पर्टिकुलरली ज्यादा कुछ देखता या पढ़ता नहीं हूँ, बट वो रैंडमली जो है मेरे सजेशंस में आई, मैंने देखी। और मतलब मैंने बंद भी नहीं की क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग थी। और वो बंदा जो है 30 साल से जो है इस्लाम पढ़ रहा है, और उस बंदे ने मतलब जान रहा है मिडल ईस्ट में है 30 साल से। और उसने जो बोला, जो इनिशियल जो जितने भी जो मस्जिद बने थे वो सारे के सारे पेट्रा की तरफ जो है हाँ। फेसिंग थे। हम्म। और वो काफी काफी कन्विंसिंग जो है रीजनिंग देता उन चीजों की। 1.5 घंटे के अंदर वो जो है अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। काफी इंटरेस्टिंग था। तो वो कहता है कि शुरू में जो 8-9 जितने भी ये जो मस्जिद, शुरू के 8-9 मस्जिद थे, दे वर ऑल फेसिंग टुवर्ड्स पेट्रा। हाँ, वो और है बिल्कुल। तो और उसने ये भी रीजन दिया, जो एक पहले भी एक बंदा आके बोल के गया ना, कि इस्लाम ने जो है मक्का मदीना को जो है क्यों चुना अपनी होली प्लेस के लिए। तो लोग, उसने भी यही रीजन दिया कि जो अब्बासीज थे, जो आप डिस्कस कर रहे थे, कि वो पहले ही रूलर था जिसने जो है वो ब्लैक स्टोन पेट्रा में, जब वहां पे जब मस्जिद गिरा दी गई थी, उसके बाद वो ब्लैक स्टोन लेके जो है वो वहां पे मदीना लेके गए। और वहां पे जो है उन्होंने जो है जो अभी जो है काबा उसने वहां पे एस्टेब्लिश किया। हम्म। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे उसकी जो है वो, उसका जो है वो डॉक्यूमेंट्री लगी। तो मेरे को लगा आपसे शेयर करूं। मेरे को वैसे पता था आपको इतना जो है नॉलेज है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। मैंने बट देखी मेरे को हुई है लगा उसकी डॉक्यूमेंट्री। मैंने हाँ, मेरे को देखी लगा हुई है। स्टिल, मैंने कहा अगर इन रेयर केसेस अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको यार। नहीं नहीं, मेरे मैंने को वेरी उसकी देखी इंटरेस्टिंग। है डॉक्यूमेंट्री, अच्छे तरीके से देखी है, बल्कि उसकी बुक भी काफी हद तक मैंने पढ़ी हुई है। मसला ये है कि ये चीज तो है कि पहले इतने अरसे के लिए जो है ये इनका मुंह उधर क्यों थे उसकी ना। देखें, डैन गिब्सन की सारी थ्योरी से भी मैं एग्री नहीं करता कि भाई शायद काबा वहां पे था पहले कोई। मैं समझता हूं कि मस्जिदों के रुख उधर होने की एक बहुत बड़ी वजह यह हो सकती है कि वो नबतियन मजहब का सेंटर था। ठीक है। तो इस्लाम जो अच्छा। था, प्रॉपर इस्लाम बनने से पहले नबतियन मजहब ही की कोई एक्सटेंशन था ऐसी, जहां तक लगता है। और हो सकता है कि शुरू में जो किबलों का मुंह उस तरफ किया जा रहा था मस्जिदों के, वो वजह यह थी कि इस्लाम के बजाय ये अभी नबतियन रिलीजन की ही किसी ऑफ शूट में थे उस टाइम। फिर बाद में एक फॉर्मलाइज्ड इस्लाम बना। हो सकता है ये जो हिजरे अस्वद है, जो कि पत्थर है काला, हम्म। ये पाला काला पत्थर शायद कहीं पेट्रा में किसी मंदिर में लगा हो, नबतियन टेम्पल के अंदर, और वहां से इसको ले जाके मक्का में लगा दिया। क्योंकि मक्का तो नहीं था ना बेसिकली, ये बात तो 100% ठीक है कि हाँ, मक्का नहीं क्योंकि था। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर उसने जो रीजंस दिए ना, कि मतलब पहले जो है ना रिलीजन एक जगह, और बाकी जो जो रूट्स होते थे ना जहाँ से लोग ट्रैवल करते थे, वो हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। और उसने जो एक पॉइंट जो कहा, जो मुझे काफी समझ में भी आया, कि यार मतलब कि उसने कहा कि मक्का हिस्टोरिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी, वहां नहीं कुछ थी भी नहीं नहीं ना, था। इंपॉर्टेंट जगह क्या थी नहीं। देखें, रोमन्स ने मैप बनाए हुए हैं, सैसनिड एम्पायर वालों ने मैप्स बनाए हुए हैं अरेबिया के। ठीक है। अब जो इनका सूबा, जो कि रोमन्स के अंदर इनका सूबा, जो जिसको हिजाज को कहा जाता था, अरेबिया पैट्रिया, सॉरी अरेबिया इसको कहा जाता था। अरेबिया पैट्रिया जो था, इसका नॉर्थ पोर्शन जो था हिजाज का, उसे अरेबिया पैट्रिया कहा जाता था, जिसके अंदर पेट्रा वगैरह भी सारा शामिल था। तो ये जो हिजाज का इलाका था, इसके इसके मैप्स उन्होंने बनाए हुए थे। इवन के उन्होंने इसके ट्रेड रूट्स भी मार्क किए हुए थे। और उन ट्रेड रूट्स के अंदर मक्का कहीं भी नजर नहीं आता। ताइफ उसमें है, उसमें यसरब है यानी मदीना, उसमें यमन के शहर हैं, अल उला है उसके अंदर। उसके अंदर फिर क्या उसका नाम है, उसके अंदर हिजर है। फिर यमन के और जो शहर हैं दो तीन वो हैं। मगर उसके अंदर मक्का का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो मक्का का क्यों जिक्र नहीं है? अगर मक्का कोई सिग्निफिकेंट, जैसे ये कहते हैं कि पूरे अरब से जो है वो जो बद्दू थे वो मक्का में हज करने आते थे,
तो अगर वो मक्का में हज करने आते थे, और फिर ये भी कहते हैं कि मक्का इतना बड़ा शहर था उम्मुल कुरा, जिससे कई कई 100 ऊंटों के काफले निकलते थे। तो अगर इतने इतने 100 ऊंटों के काफले मक्का से निकलते थे, तो ये किसी भी ट्रेड रूट के मैप के ऊपर क्यों नहीं है? जाहिर बात है होना चाहिए था ना। तो बेसिकली डैन गिब्सन की जो आर्गुमेंट है कि जी पेट्रा, इस्लाम मोहम्मद जो है वो पेट्रा में पैदा हुआ और वहां पे ही सब कुछ हुआ, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है, मगर अभी उस बारे में मजीद एविडेंस चाहिए कि पता लगे। हाँ भाई, आपको प्रूव करने के लिए मजीद एविडेंस चाहिए। मसला तो ये है कि मोहम्मद नाम का वो जिस नाम, अगर मोहम्मद नाम का कोई शख्स, पहली तो बात है कि मोहम्मद भी आजकल तो ये भी बात है ना सामने आ रही कि मोहम्मद कोई नाम तो था नहीं इस्लाम के आने से लेकिन पहले। एटलीस्ट ये गिब्सन जो है एटलीस्ट ये आर्गुमेंट जरूर लेता है कि मोहम्मद नाम का आदमी था, एग्जिस्ट करता था, और उसने जो है ये किताब भी लिखी और जिस तरीके से, लेकिन वो जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है ना वो पेट्रा है वो। और उसका वो एक दूसरा भी एक छोटा सा वो पॉइंट ये देता है कि ये वो मक्का नहीं, वो बक्का था, जिसको नीचे शायद उर्दू के अंदर हाँ या जो हाँ, आपकी बक्का तो पेट्रा का ही नाम है ना, बक्का हाँ, तो पेट्रा का नाम है। नीचे उसने शायद आपकी जो उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाता है उसने कहा नीचे बस थोड़ा सा एक लाइन घुमानी होती है, फिर वो हाँ वर्डिंग्स वो भी सेम हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। इधर ऑप्टिमस प्राइम कह रहे हैं डेविड किंग ने उसको बंक कर दिया। देखें, डेविड किंग ने बंक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। डेविड किंग ने सिर्फ ये कहा है मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि डेविड किंग, अगर आपको पता हो डेविड किंग का काम क्या करने वाला, इतने अरसे से क्या करता था डेविड किंग। डेविड किंग भाई बड़ी बड़ी इस्लामी मस्जिदों के किबले भी आइडेंटिफाई करके देता रहा अरबों को। और डेविड किंग ने काफी इस्लामी तारीख के ऊपर किताबें, और इवन के ये भी फिर कहा जा सकता है कि डेविड किंग भी अरबों के पेरोल पे रहा है, और उसने काफी ऐसी किताबें भी लिखी हैं जो कि इस्लाम के हक में जाती हैं। ठीक है, तो डेविड किंग बेसिकली तो वो उस तरह का आर्कियोलॉजिस्ट तो था है भी नहीं है ना वो। ठीक है, तो इसलिए उसकी बात को हम, मतलब डेविड किंग की बात को उस तरह, डेविड किंग इस तरफ उसने रिफ्यूट कोई नहीं किया उसको, उसके आर्ग्यूमेंट को। बस वो ये कहता नहीं, ये नहीं हो सकता, बस इतनी बात करता है। हाँ, मैंने कहा तो मान लो। कोई बात नहीं। हाँ, वो गोरा कहता है मैंने बोल रहा कहा है तो ना मान यार, लो, इस तरह क्या चाहिए मुझे बहुत तुम्हें? बड़ा, मुझे बहुत ज्यादा पता है इस्लाम का, इसलिए मान लो, बस डेविड किंग कहता ने और कहा। छोड़ो, गोरा बोल रहा है, इससे ज्यादा हाँ हाँ सच हाँ, क्या होगा? बस और कोई बात नहीं गोरा है। डेविड सर्टिफाइड। किंग ने, अगर आप ये कहेंगे डेविड किंग ने पॉइंट बाय पॉइंट कोई डैन गिब्सन का या पट्रिशा क्रोन का या टॉम हॉलैंड का जो थीसिस है इसको तोड़ा है, तो नहीं, वो नहीं तोड़ा कोई भी, वो नहीं किया उसने। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो पेट्रा वाली जो थ्योरी है ना, हाइपोथेसिस है, ये इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट ना। मगर चीजें बट फिर अब मैं और भी तो शुरू में चीज आई है ना सामने, एक और चीज जो आई है पेट्रा के हक में, फिर दूसरी भी एक रिसर्च आई है। डैन गिब्सन ने तो उस चीज का जिक्र भी नहीं किया। जो हाजियों की इंस्क्रिप्शंस होती थी, जो वो हज करने के लिए जब रास्ते में जा रहे होते थे ना, तो वो कहीं ना कहीं पे किसी बड़े बहुत बड़े पत्थर पे अरबी में आयतें लिखवाया करते थे। अच्छा। ये ऑल ओवर अरेबिया पाई जाती हैं, इवन के ये अफ्रीका से भी आती हैं। और ये सारी की सारी सेंटर राउंड किधर होती हैं आके? हैरानगी की बात है कि ये सारी भी जाके सेंटर राउंड होती हैं पेट्रा के गिर्द। काफी लेकिन इंटरेस्टिंग चीज लगी, और मैं सिर्फ हाँ एक सेकंड के लिए ये सोच रहा था, अगर चलो मान लिया इस्लाम भी सच है, सब सच है, और पर मान लो इस्लाम सच था, पर वो जो मक्का था, अगर वो जो है अगर पेट्रा में था, तो मतलब है करोड़ों लोग करोड़ों लोग जो है गलत तरह फेस कर रहे हैं यार, मतलब अल्लाह भी सोच रहे होंगे नहीं, कि वो यार ये असल में मैं ये समझता हूँ, देखें डैन गिब्सन ये बात नहीं करता ना। जो मेन बात मैं समझता हूँ वो ये है कि इस्लाम जो है ना उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था ना, तो उस टाइम कोई काबा भी कोई बड़ा मेरे ख्याल में प्रॉपरली जो है ना वो नहीं था डिवाइस्ड, और इसके साथ साथ कुरान भी अभी नहीं बनाया गया था। असल में जिस वक्त की बात करता है ना डैन गिब्सन, वो वक्त बेसिकली मैं समझता हूँ कि उस वक्त अभी कुरान इस्लाम अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी इस्लाम प्रॉपरली बनाया नहीं गया था, बना नहीं था। तो इसलिए उस वक्त में काबा जो शायद वो नमाज भी किस तरफ पढ़ के कर रहे थे, वो पैतरा की तरफ ही करके रुख वो नमाजें भी पढ़े जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इस्लाम उस टाइम था ही नहीं ना इस तरह से जिस तरह आज हम समझते हैं। एक चीज है ना, एक रिलीजन भी बनना शुरू होता है तो उसकी क्रीड एस्टेब्लिश होने में कई सेंचुरीज लग जाती हैं। तो क्रीड एस्टेब्लिश करने करने में उनको काफी टाइम लग गया। जाहिर बात है, जब क्रीड एस्टेब्लिश हुई कि हाँ भाई ये मक्का है, ये काबा है, इसमें हिजर अस्वद लगा है, हम सब ने इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है,
मसला ये है कि अभी इस्लाम ही नहीं बना, तो ये डिसाइड थोड़ी थोड़ी हुआ था कि हाँ भाई इस तरफ ही नमाज करना है, पढ़ना है मुंह करके, ठीक है। तो इवन के ये भी लगता है कि अभी मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो ये इस चीज को काफी ज्यादा समझते हैं, ये पेट्रा वाला सारे मसले को। तो इवन के कुछ हिस्टोरियंस भी ये लिखते हैं और लोग भी ये बात करते हैं कि अब्दुल मलिक जो था उसने ये जो डोम ऑफ द रॉक बनाया था, बेसिकली वो इसीलिए बनाया था कि वो इस्लाम का किबला उसको बनाना चाहता था। मगर वो भी बाद में आर्ग्यू करता है कि जो हाँ अब्बासीज है ना, जो उन्होंने फॉर्मली जो है मक्का के अंदर जो है ना इसे, और अपनी पावर से कि कहा कि नहीं यही मक्का है, यही जो है वहां पत्थर लेके गया और सारी चीजें जो है कहा कि अपनी पावर से कि बस अब इस तरफ सारे के सारे जो है मस्जिद फेस करेंगे। और जो आप जो पॉइंट कह रहे हो कि उसने फॉर्मली जो है ना इस्टेब्लिश किया, जो ये कहता है ना एक बेसिक रूट दी उसने इस्लाम को। हाँ, नहीं अब मैं जो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ ना, काबा भी तो जी जी, टूटता है ना। अब ये इस बारे कहते में हैं मुझे जी पता नहीं है, मक्का में, थोड़ा ये भी बताइएगा प्लीज। अब मैं आपको बताता हूँ ना इस बारे में भी। मोहम्मद के वक्त पे एक काबा था, ठीक है। वो काबा किस चीज का बना हुआ था? पत्थर और लकड़ी दोनों का। एक जैसे ईंटों की तह एक बनेगी, उसके ऊपर एक लकड़ी आएगी, फिर उसके ऊपर अगली ईंटों की तह बनेगी। हम्म मोहम्मद की पैदाइश से कुछ अरसा पहले जो है वो काबे की तामीर की जाती है। हम्म उससे पहले काबे की, नहीं नहीं सॉरी, मोहम्मद की जिंदगी में ही काबे की तामीर की जाती है। जब क्या होता है कि एक एक जहाज जो है वो आके जो कहते हैं जी बंदरगाह के करीब कहीं एक जहाज आके टूटा, तो उसकी लकड़ी उठा के इन्होंने काबा बनाया। तो काबा ऐसा होता था कि एक तह पत्थर की और एक तह तह जो है फिर लकड़ी की, फिर उसके ऊपर एक तह पत्थर की। अब ऐसा होता है कि जी हुसैन मर गया, हुसैन की मौत के बाद जुबैर ने कर दी थी बगावत, जुबैर ने कर दिया था खिलाफत का ऐलान कि मैं हूं खलीफा, ठीक है। हम्म अब उसके लिए जो यजीद टू था उसने भेजा क्या, मरवान टू था कि यजीद, जो कि यजीद, हाँ पहले तो यजीद ने भेजा था ना उसको मारने के लिए। अच्छा। एक जनरल था उसका नाम था हुसैन बिन नुमैर, उसने भेजा था इसको जुबैर को, इब्ने जुबैर को लटकाने के लिए कि मारो जी इसको जाके, इसने खिलाफत का। और इन्होंने क्या किया जी, काबे इन्होंने मक्के को हमला किया हुआ था और ये मक्के में मंजनीक लगा के, कैटापुल्ट लगा के पत्थर मार रहे थे, ठीक है। काबे पे भी संगबारी कर रहे थे, पत्थर गिरा रहे थे। जब ये काबे पे पत्थर गिरा रहे थे तो उसी दौरान क्या हुआ, काबे के ऊपर गुलाफ भी चढ़ा हुआ था, तो बड़ा ही खुश्क मौसम था। तो क्या हुआ जी, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पत्थर बरसाए और उधर से एक मशल लेके, अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। कुछ कहते हैं जी कि पत्थर लगने से काबे के ऊपर आग भड़क उठी और काबा जल गया, क्योंकि बीच में लकड़ी भी लगी हुई थी उसके, वो जल गया। फिर हम्म तारीख तबरी में यह भी लिखा हुआ है और इब्ने इसाक में भी कि इब्ने जुबैर का ये एक सिपाही जो था वो मशाल लेके रात के वक्त खड़ा था और काबे के खिलाफ ने उससे पकड़ ली आग, और फिर क्या हुआ, काबा जल के खाक हो गया। अच्छा, अब जब ये काम हुआ तो बीच में ही यजीद जो था वो मर गया। यजीद मर गया और यजीद के मरने की वजह से ये हुआ कि इनको, उन्होंने जैसे ही मरा ना तो उन्होंने सारे लश्कर वापस बुला लिए, क्योंकि जारी बात है कि उधर उधर ये लड़ाई शुरू हो गई थी कि हाँ भाई वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो किसको गई थी, जाएगा। आपस में लड़ पड़े थे कि कौन अब कौन होगा अगला खलीफा। वो इस बात पे जब लड़ पड़े तो जो हुसैन बिन नुमैर था उसे वापस बुलाने के लिए कहा कि आ जा भाई तू। ये वही तो पॉइंट है ना जब शिया और सुन्नी जो सेक्ट्स बनने चालू हुए जहां से। हाँ ये तो पहले की बात है, इससे उससे थोड़ी बाद की बात, मतलब अच्छा जारी अच्छा। बात है कि ये इसके बाद की बात होगी शिया सुन्नी सेक्ट वाला। वो अब जारी बात है, ये भी देखना, शिया सेक्ट जो है वो भी हिस्टोरिकली काफी नया सेक्ट है, सुन्नी सेक्ट उससे पुराने हैं। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि होता क्या है, जो हुसैन बिन नुमैर होता है ना वो कहता है जुबैर को कि मैं तेरे हाथ की बात कर लेता हूं, तू खलीफा बन जा, तू मेरे आगे आगे चल और चल तू दमिश्क में पहुंच, ठीक है। हम्म हुसैन बिन नुमैर जो होता है, क्योंकि जुबैर की भी जाहिर बात है कि काफी सूबों के ऊपर ये जो हिजाज का सूबा इधर इसकी इसका तसल्लुत था, तो ये कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहता कि जी अगर तू चले मेरे आगे आगे तो मैं तुझे खलीफा मान लेता हूँ, तेरी बात करता हूँ। तो वो नहीं मानता कोई भी जुबैर। तो हुसैन बिन नुमैर जो है बिल आखिर वापस चला जाता है ना, इस वजह से। जब वो दमिश्क वापस जाता है तो फिर उसके बाद फिर
आगे फिर मरवान का वक्त आता है, सॉरी अब्दुल मलक का, मरवान का वक्त आता है, फिर अब्दुल मलक का वक्त आता है, फिर अब्दुल मलक के वक्त में वो हज्जाज बिन यूसुफ को भेजता है। अब जुबैर जो है अभी भी मक्का में बैठा है, और जुबैर जो है, जुबैर ने जब काबा टूट गया था, हजर अस्वद उसने उसमें से निकाल के एक कपड़े में लपेट के एक जगह बनाता है खास, वहां पे वो लटकाता है और सब लोग हिजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसके अच्छा। बाद फिर क्या होता है जी, ये दोबारा काबा बनाता है। अब मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कहा था कि अगर मेरे से कोई पूछे, एक हदीस है कि काबा कैसे बनना चाहिए, तो वो कहता है ये जो हतीन है इसके साथ, इसको भी तोड़ के मैं इसको भी काबे के अंदर शामिल कर दूं, यानी काबे की बिल्डिंग एक तरफ से राउंड और बाकी तीन तरफ से स्क्वायर ही रहेगी, फ्लैट फेस ही रहेगी। तो ये जुबैर दोबारा काबा बनाता है, और काबा ये बनाता है हतीन को अंदर शामिल करके एक नई किस्म का काबा ये बना देता है। अच्छा जी, अब अब्दुल मलक ने हज्जाज बिन यूसुफ को दोबारा भेजा। अब हज्जाज बिन यूसुफ आया, हज्जाज बिन यूसुफ ने भी दोबारा मंजनीक लगाई और काबे के ऊपर पत्थर बरसा रहा था। फिर उसने आखिर पे क्या हुआ, काबे के करीब एक इमारत थी जिसका दरवाजा उन्होंने फोर्टिफाई किया, और जुबैर और उसके साथी वहां छुप गए। फिर क्या हुआ जी, हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्के के ऊपर फतह पा ली और बड़े लोगों को मारा। फिर उसने जुबैर का सर उतार किया और उसकी लाश जो है वो काबे के करीब ही एक जगह पे लटका दी। ठीक है जी। और उसके बाद इसने, हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा गिराया और दोबारा से काबे को कुरैश के नमूने पे, यानी जो कुरैश का क्यूबिकल मॉडल था उसी के ऊपर दोबारा से बनाया। तो ये स्टोरी थी काबा इस वक्त में, यानी जुबैर के होते हुए काबा जुबैर की एक वक्त जिंदगी में एक दफा टूटा और दोबारा तामीर हुआ, और जुबैर की मौत के बाद एक दफा टूटा और दोबारा तामीर हुआ। तो ये भी एक कुछ हिस्ट्री का इनकी पोर्शन है। इवन के कुछ लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि इसी दौरान, डैन गिब्सन भी यही कहता है कि इसी दौरान, कहता है जो पहला काबा टूटा है वो जो था वो टूटा था पेट्रा में, और जो दूसरा काबा जो जब ले जाके बनाया है तो वो कहता है कि यहाँ तो जुबैर ले आया था यहाँ पे, यहाँ फिर अब्दुल मलक ले आया था हिजर अस्वद यहाँ पे, और उसने काबा यहाँ बनाया। ठीक है। अब जुबैर के केस में बात समझ में भी आती है कि जुबैर वहां से हिजर अस्वद लेके भाग गया हो और उसने कहा हो कि जी मैं हिजर अस्वद लेके चला जाता हूँ यहाँ से, तो जहां पे मैं होऊंगा, जिसके पास हिजर अस्वद होगा वही खलीफा होगा। ठीक है। ये भी बात स्पेकुलेट करते हैं लोग इस बारे में। मगर दूसरी बात एक और भी है कि जो अब्दुल मलक था वो ताइफ का था। ठीक है जी। अब्दुल मलक जो था वो कौन था, कहाँ का था, ताइफ का। और उसने फिर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हजाज का इलाका है इसको वो बड़ी बेहतर तरीके से समझता होगा बनिस्बत किसी और आदमी के, जहाँ खास तौर पे जो मक्का वाला इलाका है, क्योंकि मक्का का ताइफ से कोई खास दूर नहीं है। ठीक है। तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है। तो पता नहीं अब ये जुबैर का काम है या फिर उसका काम है। अब जुबैर के बारे में तबरी में ये भी लिखा है कि जुबैर का जो भाई है, एक साल जब ये हमला होता है हसैन बिन नुमैर का, उसके बाद दोबारा वक्त आता है जिसके अंदर जुबैर का भाई बहुत सारे घोड़े और खच्चर लेके जाता है मक्का में। तो ये भी स्पेकुलेट किया जाता है कि हो सकता है कि वो घोड़े और खच्चर और ऊंट जो हैं वो बेसिकली हिजर अस्वद और दूसरे तबरकात को मक्का में से जो है ना, वो मतलब पुरानी जगह से जिसको मक्का समझा जाता था, बक्का से मक्का जो आज वाला है उधर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ये भी लोग स्पेकुलेट करते हैं। तो अब इस बारे में डैन गिब्सन की बातें तो हैं और समझ भी आती है, क्योंकि मक्का के खिलाफ सबसे बड़ा जो सबूत है कि मक्का मौजूद नहीं था वो यही है कि पुराने मैप्स के अंदर कहीं भी ये बात सामने नहीं आती। हाँ, कुरान अगर इस्लाम का कोई पहला किबला था तो ये बात ज्यादा जाती है पेट्रा की तरफ ही कि शायद वो इस्लाम का पहला किबला हो। मगर मसला ये है कि वो इस्लाम का पहला किबला है भी था या नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि ये जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस टाइम इस्लाम इन इटसेल्फ खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता था, और ये जो मस्जिदें जिनको मस्जिदें आज कहा जाता है वो सारी की सारी मस्जिदें असल में किसी ऐसे वक्त में बनी है जब इस्लाम खुद अभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये आप वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये इस पॉइंट पे ले आती है, जो एक और जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है कि फिर मोहम्मद भी था या नहीं था वाली पे, या ये
ये जो है उस टाइम के जो रूलर्स थे, अब या एक जो आप क्वेश्चन है ना कि आर्थर था या नहीं था। सही बात ठीक है, मसला ये है कि लेजेंड हमेशा जो है ना, लेजेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैन बिहाइंड द लेजेंड। है। वो लेजेंड होता ही इसलिए है ना कि आदमी उसके पीछे कौन था, वो कैसा था, वो क्या खाता था, वो क्या पीता था, क्या पहनता था, उसकी बीवियां कितनी थी, कहाँ रहता था, किधर उसने मार खाई, किधर उसने मारा। ये सारी बातें बहुत बाद में आती हैं। पहली बात ये आती है कि जी असल में आज अगर आप देखें, आपकी और मेरी लड़ाई उस मोहम्मद से है जो कि लेजेंड का मोहम्मद है। असल मोहम्मद कौन था? उसने कभी नबूवत का ऐलान किया था या नहीं? उसने कभी कहा था कि अल्लाह मुझे कुरान दे रहा है? वो कभी गारे हिरा में गया था? उसको कभी जिब्राइल नजर आया था या नहीं? ये एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है। जितनी भी बातें मोहम्मद की लाइफ के बारे में हमें पता लगती हैं, वो एक नैरेटिव है, वो एक फिका का नैरेटिव, वो एक हदीस का और एक इस्लामिक स्टोरी टेलिंग का एक नैरेटिव है, जो कि कितना करेक्ट है कितना नहीं, वो शायद मुसलमानों के लिए मैटर कभी करता ही नहीं है। और जिन्होंने ये लिखी थी टेल सारी की सारी, उनके लिए भी मैटर नहीं करता था, क्योंकि बेसिकली उनकी जरूरत तो मजहब था ना, उन्होंने मजहब इजाद किया। अब वो उन्होंने मजहब के लिए न्यूक्लियस अगर मोहम्मद की जात चुनी, वो मोहम्मद कैसा था दैट वी डोंट नो। ठीक है, उनको एक एक मजहब चाहिए था जो कि सबको हाँ, यूनाइट कर सके, और जिसके नाम पे वो जो है फतह करने दुनिया निकल सके शायद। नहीं, जिसके नाम पे उन्होंने फतह जो कुछ किया उसको वो काबू में रख सके। और वो एक इंसान को कहते हैं ना, एक जब उसे कहते हैं ना कि तू दौड़ चल खुदा तेरे साथ है, तो वो एक दिमाग में नशा भी एक अलग होता है कि भाई चलो बिट चलो, और हाँ, देखी जाएगी खुदा अगर हमारे साथ है तो हमें क्या हो सकता है वाला। मैं अग्री करता हूँ आपके पॉइंट से। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनेशन। और मैं जो है कई दिनों से आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता था। आपने जो है थोड़े दिन पहले शो पे बात की थी कि आप जो है थोड़े शायद एंजाइटी और डिप्रेशन के जो कुछ इश्यूज से जो है सफर किया है, आप करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं भी जो है अपनी लाइफ में जो है इस फेस से गुजर चुका हूँ, और मुझे काफ़ी एंजाइटी इश्यूज थे। और मैंने जो है साइकोलॉजिस्ट से बात की, मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी बात की, मैंने मेडिकेशंस भी ली। पर मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपने ये रूट नहीं चुना एक अब तक, तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि इट्स ऑल इन योर हेड। ये सब आपके दिमाग के अंदर है, पहली बात। और दूसरा एक पॉइंट वो कहते हैं कि यू आर नॉट योर थॉट्स। आपके जो अंदर जो थॉट्स आते हैं ना, वो आप नहीं हैं। तो अपने थॉट्स के साथ जो है ना, अपने आप को रिलेट करना बंद करें। और ये मैं ये नहीं कहता, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जो है मेडिकेशन के बिना मैं मेरा जो है नहीं हो सकता है। मैंने मेडिकेशन भी ली, बट अल्टीमेटली मुझे जिस चीज़ ने हेल्प की वो थी काउंसलिंग। और एक दूसरी जो बहुत पावरफुल चीज़ है, जिसमें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, रिलीजन कहीं से ऐड नहीं होता, वो माइंडफुलनेस है। जो कि बहुत बड़े बड़े जो हैं आज की तारीख में डॉक्टर कह रहे हैं, जैसे कि आज से 50 साल 70 साल पहले डॉक्टर्स ने ये बोला था ना कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो ह्यूमन के फेवर में है, उसे करनी चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छी है। तो उसी तरीके से ही जो है माइंडफुलनेस जो है, इसमें कुछ वू वू टाइप नहीं है। माइंडफुलनेस इज बेसिकली आप जो हैं अपने आप को अपने थॉट से सेपरेट करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंसान के साथ कि उसे लगता है कि उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, वो इंसान उसको लगने लगता है कि वो वही थॉट्स ही है। तो ये काफी डिफिकल्ट टाइम्स भी थे कोरोना के, काफी लोगों को जो है इस चीज से प्रॉब्लम फेस हुई होगी। मैंने खुद ने जो है अपनी लाइफ में ये चीज फेस की है। तो आपने जब अपना थोड़ा बहुत बोला तो मुझे काफी थोड़ा टच फील हुआ। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं सबके साथ और आपके साथ ये चीज शेयर करूं कि थोड़ा माइंडफुलनेस जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी हेल्प करती हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहें और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड। सिर्फ यही कहना चाहता था मैं। अभी तो यार कोविड ने असल में जो आप बात कर रहे हो ना, वो मुझे मरवाया है, बिल्कुल। क्योंकि कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुए ना, घर बैठ बैठ के ना एक्सरसाइज ना कुछ। ठीक है, अभी तो मैंने दोबारा जिम जाना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात यह कि मैंने मेडिसिन चेंज की थी अपनी डॉक्टर से, तकरीबन अब 2 माह हो गए हैं, और अब उसके बाद से मुझे सोने में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मुझे अब इस चीज़ का पता है, जो जिस भी आदमी को एंजाइटी या डिप्रेशन का आइडिया है उनको पता है कि सब चीज़ें नींद से शुरू होती हैं। जैसे नींद आपकी खराब होनी शुरू होती है, साथ ही मसले शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको इंडिकेशन मिल रही है कि नींद नहीं ठीक आ रही, तो फिर आपको यू शुड सीक आउट हेल्प। तो मेरी जो जिंदगी के मसले हैं वो हल तो हो जाएंगे, मगर अभी वो वक्त आया नहीं है। जिंदगी में एक ऐसा अनसर्टेन टाइम है अभी। ठीक है,
कि ये सॉल्व होने में शायद अभी साल डेढ़ और लग जाए। होपफुली जब सॉल्व हो जाएगा तो शायद इश्यूज इस तरह नहीं रहेंगे। मैं जिंदगी के उस मौके पे हूँ अब, ठीक है, कि जहाँ पे मेरे हाथ में मेरी जिंदगी के डिसीजंस नहीं है फिलहाल, या मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है मैं मेहनत करूँ, कोशिश करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो एक जो बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है ना, वो मुझे काफी तंग करती रहती थी। और अभी कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, होपफुली इन द फ्यूचर और बेहतर हो जाएंगी। तो जैसे जिंदगी एक किसी सही करवट लेगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मगर ये है कि जिम तो मैं जा रहा हूँ अब दोबारा से, और बहुत अच्छी बात है। होपफुली मुझे पता है कि वैसे ही जब आप एक्सरसाइज करके वापस आते हैं तो फिर आपकी जो गुड हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स आपके एक्टिव हुए होते हैं प्रॉपरली, और सारा कुछ ठीक हो रहा होता है। आई होप कि कोविड जो है वो कंट्रोल में रहे, बस ये ना हो कि जिम सर दोबारा बंद हो जाए। कोविड कंट्रोल में अब ये जो वो डर था ना लोगों से निकल चुका है कोविड का। मैं पहले भी कहा है कि मैं एग्री करता हूँ लोग मर रहे हैं, बट आप एटलीस्ट ये आप भी एग्री करेंगे कि हमने जो वो 2% लोग मर जाएंगे वाला जो हमारा आइडिया था, ये ऐसा तो एटलीस्ट नहीं निकला, जो कि एक अच्छी बात है। वो हो भी सकता था, हम लकी हैं कि वो 2% वाला जो जो नहीं, केस मगर था लोग वो। इसको सीरियस ले रहे हैं ना, इसी वजह से नहीं। अब मास्क लोग पहनते हैं तो इस वजह से हम बचे हुए हैं, और बड़ी तसल्ली होती है जब देखते हैं, आप निकलते हैं बाहर, आप किसी जगह जाते हैं, लोगों ने मास्क पहना है, आपने मास्क पहना है, तो इस बात से जी। भी काफी तसल्ली होती है। तो होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू गो गुड, लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और अच्छी बात है। ठीक है, नहीं, चलें वो फिर। एटलीस्ट सब लोग जो है साथ में जुड़े, सब लोगों ने जो है एक कलेक्टिव एफर्ट किया इस चीज को, मास्क को लेना। और जो, क्योंकि बड़े बूढ़े लोगों की वजह से ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। जाते जाते एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करते जाऊंगा कि सैम हैरिस की एक एप्लीकेशन है वेकिंग अप नाम से, और वो जो आप हैं फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वो कुछ लिंक आते हैं, वो मेल करेंगे आपको, फ्री में उसका जो है ऐप मिल जाएगा। और 10 मिनट की जो है मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं डेली, जो है आप सोने से पहले या सुबह जब भी आप चाहें 10 मिनट जो है वो प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस है इसमें, कुछ रिलीजन का लेना देना नहीं है। वो तो हार्डकोर एथियस्ट खुद है, वो तो खुद बैश करता है रिलीजन को। तो माइंडफुलनेस एक मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज आप उसको स्टार्ट कीजिए। आई प्रॉमिस यू आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी उससे भी। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।